नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने लोकसभा से पढ़ा था। आज हम आपके लिए राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारी पार्लियामेंट की है। किसकी है? पार्लियामेंट की। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है यानी जो संसद है, संसद के हमारे 3 अंग हैं। कौन कौन अंग होते हैं संसद के? तो संसद के हमारे 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में किया गया है। हमने लोकसभा के बारे में, उसके जो तथ्य थे उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो राज्यसभा है। जैसे आपको बता दें कि जो अनुच्छेद है यहाँ पे 79, आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि यह आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो 79 से आपका संसद हो जाएगा, और 80 से राज्यसभा और 81 से लोकसभा। मतलब 79, 80 और 81 3 चीज़ क्रम से आप याद रखेंगे। तो देखते हैं अगला टॉपिक का है इसका। राज्यसभा। राज्यसभा जो है उसको निम्न नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो अपर हाउस कहते हैं, और इसको हम विशेषज्ञ सदन कहते हैं। विशेषज्ञ सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा में विशेषज्ञ लोग आते हैं, और कम से कम 12 लोग तो आते ही हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी जो 12 लोग होते हैं वो तो विशेषज्ञ होते ही हैं। जैसे 12 लोग कौन आते हैं? तो आपके कला से, विज्ञान से, साहित्य से, तो ये 12 लोग विशेष लोग आते हैं, इसलिए इसको हम विशेषज्ञ सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, कभी विघटित नहीं होती है। जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा जो होती है हमारी अस्थायी सदन है, क्योंकि वह भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो इसको हम अस्थायी सदन कहते हैं, और जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसको पुनर्निरीक्षण सदन भी कहा जाता है। पुनर्निरीक्षण सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा से जो बिल पास होता है और राज्यसभा में निरीक्षण के लिए जाता है, इसलिए इसको हम पुनर्निरीक्षण सदन भी कहते हैं। रह गई इसके बाद नामों की बात, सारे नाम हो गए। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। संरचना। इसकी जो सदस्यों की संरचना है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे 250 सदस्य। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, वर्तमान में कितने सदस्य आ रहे हैं, तो हम कहेंगे 245 सदस्य। 238 प्लस 12, 238 प्लस 12 का मतलब क्या है? 238 सदस्य जो होंगे ये आएंगे राज्यों से और संघ राज्यों से। संघ राज्य मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे 238 सदस्य और 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी कुल मिला के आपका 250 सदस्य संसद में होंगे। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य आ रहे हैं इस समय? तो वर्तमान में आपका देखा जाए तो 233 सदस्य राज्यों से आ रहे हैं,
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य जैसा कि आपको बताया गया कि भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कुल मिलाकर 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। तो 233 जो सदस्य हैं इसमें से राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनसे भी सदस्य आते हैं। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ पे विधानसभाएं हैं वहाँ से भी राज्यसभा के सदस्य आते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं वो दिल्ली से और 1 सदस्य पांडिचेरी से आता है। तो कुल मिलाकर आपका 245 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। अब रह गई बात निर्वाचन की। निर्वाचन की बात है, ये भी आपको बताया गया, वही चीज़ फिर आपको बताया जाएगा कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 233 और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता है 12। जो ये सीटों की संख्या जो है जो निर्धारित की गई है यह 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है और इन सीटों को जो यथावत सीट बनी हुई है 71 से वैसे ही बनी आ रही है। इसमें इसका मुख्य कारण ये है कि हर 10 साल पर जब 10 की जनगणना होती है तो उसमें कुछ राज्यों की संख्या तेज़ी से बढ़ जाती है, तो वहाँ पे फिर इसको आगे पीछे करना मुश्किल होता है और इसका निर्धारण 2026 तक कर दिया गया है कि 2026 तक जो यथावत स्थिति बनी हुई है सीटों की वो बनी रहेगी। ये भी आपसे बताया गया कि जो जनसंख्या के आधार पे ही सीटों का आवंटन हुआ है। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उस राज्य को अधिक से अधिक सीटें प्रोवाइड की गई हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश को 31 सीट और सिक्किम में सबसे कम है तो 1 सीट। यह 2011 की 11/1 की जनगणना के अनुसार नहीं है, यह 1971 की जनगणना के अनुसार यह सीटें प्रोवाइड की गई हैं। और अन्य देशों की बात करें, जैसे यूएसए की बात करें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे प्रत्येक राज्यों को 2-2 सीटें आवंटित हैं। भले ही उस राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो, लेकिन उस राज्य में 2 सीट यानी 2 सीनेट वहाँ बोला जाता है, 2 राज्यसभा सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो इसके बारे में देखते हैं। यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आप किसी विदेशी मुल्क के हैं तो आप हमारे राज्यसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो सबसे पहली योग्यता हमारी है भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जिस व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष पूरी हो चुकी है वही राज्यसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र पूरी कर लेना चाहिए। और 35 वर्ष जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए यह उम्र निर्धारित की गई है। यानी 25, 30, 35, इसको हम याद रखें सीरियल वाइज। लाभ के पद पर न हो, यानी लाभ के पद पर यदि कोई व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी करता है, सरकारी जॉब में है, तो उसको हम लाभ का पद मानेंगे और वह व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी उसमें भाग नहीं ले सकता है। तो लाभ का पद समझ गए। लाभ का पद वह होता है
जो गवर्नमेंट एग्जाम में हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी वह उसकी मानसिक स्थिति जो है वह सही हो, वह पागल न हो, दिवालिया घोषित न किया गया हो, तो वह चुनाव लड़ सकता है। यह उसकी योग्यता होनी चाहिए। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और लोकसभा जो होता है वह विघटित हो जाता है तो उसका कार्यकाल कम भी हो सकता है, या आपातकाल लग जाए तो उनका कार्यकाल बढ़ सकता है। लेकिन राज्यसभा में जो है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। यानी राज्यसभा हमारे एक अस्थाई सदन है, कभी यह विघटित न होने वाला सदन है, कभी भंग न होने वाला सदन है। और इसके जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के, वह प्रत्येक 2 साल पर उसमें से 1/3 रिटायर हो जाते हैं और हमेशा इनका 2 साल पर चुनाव राज्यसभा का होता रहता है। राज्यसभा का चुनाव कब होता है हमको कभी जल्दी पता नहीं चल पाता है, लेकिन वही लोकसभा का जब चुनाव आता है तो पूरे देश में का पूरे विश्व में इसकी हलचल मच जाती है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव कंटिन्यू हर 2 साल पर होता रहता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हमेशा रिटायर हो जाते हैं और उनका निर्वाचन होता रहता है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय ही सदैव हमारे राज्यसभा के सभापति बने रहते हैं। उपसभापति एक ऐसा पद है जो राज्यसभा का जो व्यक्ति सदस्य नहीं है फिर भी वह उस पद का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना, वह सभापति के कार्य के लिए ही उपराष्ट्रपति को उसको वेतन मिलता है। और राज्यसभा में एक उपसभापति होते हैं, और वो उसी सदन के एक सदस्य होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहें तो उपसभापति उस सदन का सभापति का कार्य करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो इस समय हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, जबकि राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा का कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, उसको भी देखते हैं कि राज्यसभा में विशेष अनुच्छेद है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सूची पर कोई कानून बनाना हो, यदि राज्यसभा को ये लगे कि इस विषय पर एक राज्यों के लिए एक कानून जरूरी है, तो राज्यसभा चाहे तो उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाकर और लोकसभा में उसको पास करा के उस पर कानून बना सकती है। यह 249 के अनुच्छेद 249 के तहत होता है। यह परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि राज्य सूची पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो हम कहेंगे 249। फिर और एक और अधिकार इनका है कि अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण हमारी राज्यसभा करती है। कौन करती है? राज्यसभा। हमारे राज्यसभा ने 3 अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण किया है। वो है IAS, IPS और IFS। IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, न कि फॉरेन सर्विस है। तो यदि किसी अखिल
भारतीय सेवाओं को वो इसमें ऐड करना चाहती है तो राज्यसभा उसका प्रस्ताव बनाएगी और तभी उसमें जुड़ेगा वो। और जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है ना, उपराष्ट्रपति को, तो वह राज्यसभा से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? राज्यसभा से शुरू होती है। और वह जब राज्यसभा में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आता है तो यदि वो 2/3 बहुमत से इसको पास कर देती है, फिर लोकसभा में जाता है और यदि वहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है, ये बहुमत से पारित हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यदि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो राज्यसभा से होती है, न कि लोकसभा से। यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ की जाती है, तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। जैसा कि आप जानते हैं कि धन विधेयक जो होता है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए और वह राज्यसभा को भेजा जाए, यदि राज्यसभा उस पर 14 दिनों तक कोई अनुमति नहीं देता है, तो वह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। यह हमारा विशेषाधिकार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।